रिकॉर्डिंग का मैसेज की स्क्रीन शेयर? यस मैम। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी सिंगल एंट्री, ठीक है, सिंगल एंट्री या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसको बोलते हैं। तो इसका मेन क्या है, यहाँ पर हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन अपना जो डुअल एंट्री सिस्टम होता है, मतलब समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो शायद छोटा बिजनेस है, ठीक है। तो फिर उसको अगर अकाउंट्स नहीं आता है, ठीक है। अब देखो अकाउंट्स अगर नहीं आएगा तो वो कैसे डेबिट टू क्रेडिट करेगा, ठीक है। या फिर किसी अकाउंटेंट को रखने के लिए उतना किसी के पास मतलब पैसे का भी तो ये होना चाहिए कि भाई उतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी अकाउंटेंट को रखे। तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। उसका डिटेल्स मतलब अकाउंटिंग फॉर्मेट में नहीं मिलता है। ट्रांजैक्शन वो लोग भी बता देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम लोग हर एक चीज को एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक एस्टिमेटेड वे में जरूर बताते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्यों बताते हैं? देखो इनको भी ये चाहे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं या नहीं करवाए हैं, तो इसका मतलब बहुत सारा रीजन होता है। एक तो होता है छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बोला कि अकाउंटेंट रखने का मतलब जो है जरूरत नहीं पड़ता है, तो फालतू में खर्चा करके अकाउंटेंट रखे कैसे, ठीक है। दूसरा बात है खुद को भी नहीं आता है, और कभी कभी टैक्स हाइड करने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ज्यादा मतलब क्रिस्टल क्लियर रखने से टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से लोग ये क्या करते हैं, मेंटेन नहीं करते अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। तो लेकिन इनको भी जानने का मन होता है कि इनके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस का क्या सिचुएशन है, मतलब पूरे साल बिजनेस करके इन्होंने प्रॉफिट लॉस क्या कमाया, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस? ट्रेडिंग पीएल से, ठीक है। अब ट्रेडिंग पीएल कहाँ से बनता है? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस कहाँ से बना है? लेजर से। लेजर कहाँ से बना था? जर्नल से। जर्नल कैसे बना था? सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली जर्नलाइज करके। अब अगर कोई अपना मतलब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करता ही नहीं है, मतलब जर्नल करता ही नहीं है, तो उसका फाइनल अकाउंट्स तक हम लोग कैसे पहुंचे? जर्नल होगा तब ना लेजर होगा, तब ना ट्रायल बैलेंस, तब ना फाइनल अकाउंट। तो ऐसे लोगों का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोगों का बोलना गलत बात है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनके पास सारा रिकॉर्ड्स नहीं होता, या फिर बोलेंगे सिंगल एंट्री, क्योंकि एक्चुअली सिंगल एंट्री का तो कुछ वैल्यू नहीं होता ना, अकाउंट्स में तो डबल एंट्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, मान लो कि कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एंड ऑफ पीरियड में आ रहा है, मतलब कोई एक अकाउंटिंग ईयर उसका खत्म हो रहा है। अब उसको जानने का मन होगा कि पूरे साल में मैंने बिजनेस करके क्या कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया या फिर मैंने लॉस कमाया, ठीक है। अब वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सिंगल एंट्री इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके पास प्रॉपर अकाउंट नहीं होता है। प्रॉपर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। इन्होंने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका हमें फाइनल अकाउंट्स बना के देना है। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? कोई बोलेगा मेरे पास जीरो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता है। देखो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होगा। जैसे कि देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इनके पास। इनके पास इनके बिजनेस का एसेट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये बता देंगे कि इतने का इनके पास एसेट है, ठीक है। जैसे एसेट में करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मान लो इतने रुपए का स्टॉक, एस्टिमेटेड बताएंगे। एग्जैक्ट बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। बता दिया कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, या फिर बता दिया कि इतना इतना रुपए फर्नीचर पे लगा था, इतने का फर्नीचर है, इतने का बिल्डिंग है, ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बता देंगे कि क्रेडिटर को कितना देना है, कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है तो कितने का है, ये बता देंगे, ठीक है। इनकम, पूरे साल इनकम कहाँ से क्या क्या हुआ वो बता देंगे। एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ वो बता देंगे। तो अगर ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे जो है इनका
एस्टिमेटेड मतलब जो भी ये बता रहे हैं तो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा एग्जैक्ट कैसे बताएंगे, एस्टिमेटेड में बताएंगे। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ये सारे डेटा को कलेक्ट करके इससे इनका जो है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रूल्स क्या होगा इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा, दो तरीके से रहेगा, आइदर एसेट और लाइबिलिटी बेसिस पे, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में एसेट एंड लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन रह सकता है, या फिर इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, है ना, कॉमा देना पड़ेगा, हमारी गलती से यहाँ स्लैश, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटी। अगर ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ अगर एसेट और लाइबिलिटीज अवेलेबल है, तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और अगर हम लोगों के पास इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटीज ये इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स मेथड। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है कि अफेयर्स यानी क्या क्या हुआ है, ठीक है, इसको अफेयर्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट बनाने का मतलब बैलेंस शीट, एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मतलब है बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है हम लोगों को। और यहाँ पर जो है ये फाइनल अकाउंट्स मेथड में हमें क्या क्या बनाने के लिए बोला जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल कॉमा दे देते, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये बना देंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों मेथड से हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को हम बताते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ रहेगा, कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज दिया हुआ है, तो हमें क्या फॉलो करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और इसमें हमें क्या रेडी करना है, बैलेंस शीट रेडी करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, given information about, given information about only assets and liabilities। फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा, जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम है, इसका मतलब ये नहीं, ये नाम इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया जाता है बैलेंस शीट का। इसका लॉजिक ये है कि ये एस्टिमेटेड फॉर्म में बना है, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो होता नहीं है। तो ये क्योंकि अंदाजे से अपना बता देते कि लग रहा है इतने का एसेट है, इतने का लाइबिलिटी है, तो इसीलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है। लाइबिलिटी यहाँ पर, यहाँ लिख दिया प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, यहाँ भी लिख दिया प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। डेटा क्या क्या रहेगा, जैसे मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और डेटर, स्टॉक। तो ये सब आइटम जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये सारे आइटम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ये सब आइटम जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट का डेटा, ये फिक्स्ड एसेट का डेटा, ये करेंट एसेट का डेटा, ये करेंट एसेट का डेटा, फिर हम लोग कर लेंगे टोटल।
हो गया। अच्छा, फिर इधर आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, और नाम नहीं लिख रहे, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ऐसा, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी में जैसे कि क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सब आता है। अब यहाँ अमाउंट, अमाउंट अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के हेल्प से हम लोग प्रॉफिट या लॉस क्या है वो निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है उसमें हमें रेडी क्या करना है, बैलेंस शीट करना है। इस बैलेंस शीट का ही नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों, वो भी मैंने बोला, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो डेटा लिखते हैं एसेट लाइबिलिटीज का वो एस्टिमेटेड फॉर्मेट में होता है। वो भी बोला क्यों होता है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर ये अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, इनके पास प्रॉपर डेटा होता नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब ये जो कैपिटल मिल गया, देखो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिला, प्रीवियस ईयर का यानी ओपनिंग और करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग, तो दोनों कैपिटल का जो बैलेंस है उसको यूज करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, बोलो कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल में ही तो प्रॉफिट जुड़ता है, तभी तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल लाइबिलिटी होता है, तो कैपिटल को किधर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, इधर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर हम लोगों ने कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है तो एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल, तो बाई कैश हो जाएगा। वो पूछना पड़ेगा, जो अपना अकाउंट्स बनवाना चाहते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आपने कोई कैश, आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वो खुद ही बताएंगे, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन में तो मैं बता देगा, हम प्रैक्टिकल का बात करें, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने कुछ ड्राइंग्स कर लिया हो, कर ही सकते हैं अपने बिजनेस से, तो ड्राइंग्स का एंट्री हो जाएगा कैपिटल टू कैश। कल भी हम लोग जो है पार्टनरशिप में ये चीज पढ़ रहे थे, तो इंडिविजुअल में भी वही होता है, पार्टनरशिप में मोर देन 1 पर्सन रहते हैं और मैक्सिमम जो होता है लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो अगर ड्रॉ हो गया तो फिर कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल टू कैश, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अच्छा ये बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी, क्योंकि हम लोग जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ये दो डेटा हमें मिलेगा, ये रहा, ये वाला है बाई बैलेंस बीडी और ये वाला है टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी हो गया, कैपिटल कुछ इंट्रोडक्शन हुआ तो लिख लिया। अब हमें चेक करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट है तो लॉस हुआ तो किधर आएगा बोलो, तो ये कैपिटल अकाउंट है तो प्रॉफिट होने से तो कैपिटल में जुड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, पीएल डेबिट टू कैपिटल, तो बाई पीएल यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रॉफिट जाके कैपिटल में जुड़ रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था, जब वो कैपिटल में जुड़ेगा तो उसे कैंसिल आउट होना पड़ेगा, तो वो डेबिट होगा, तो इधर आया तो प्रॉफिट है, इधर आया तो लॉस है, बैलेंस करके। तो क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा, आइदर ऐसा आएगा, दोनों तो नहीं आएगा, कोई भी एक आएगा, या फिर ऐसा आएगा, ये हो गया लॉस, या फिर ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो क्या बताइए, तो हम लोग सीख ही रहे हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सीखा, फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सीखा, एनपीओ में सीखा, भले ही उसमें ट्रेडिंग ना सीखा हो, बट रूल्स तो एक ही जैसा होता है। अब ये सिंगल एंट्री, तो ये इसीलिए 4 पॉइंट एक साथ पढ़ने से क्या होता है, सारा चीज दिमाग में अच्छे से चला जाता है, इसीलिए हम ये चैप्टर्स ऐसे लाइन बाय लाइन करवाना ठीक लगता है मुझे, ठीक है। तो देखो सभी रिलेटेड चीज हो रहा है। अब ये बैलेंस शीट ये जो बन गया, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस मेथड से भी हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है बिजनेस का पता चलेगा, एज वेल एज इस मेथड से भी पता चलेगा। ये मेथड तो हमें पता ही होता है कैसे करके ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बस इसमें इतना ही हमें इंट्रो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो बोला है
illustration 1. Raju does not maintain proper record इन्फॉर्मेशन। तो राजू के पास अपने बिजनेस का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे पाएंगे। बोल रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देना है। तो मुझे बोलो कि हम लोग क्या बनाए, मतलब क्या करें ताकि हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल पाए। क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड सही है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम लोग तब फॉलो करेंगे ना हमारे पास जब एसेट लाइबिलिटीज होगा। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दे दिया है हमारे पास। इंफॉर्मेशन क्या है देखो, कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग ड्रॉइंग्स और ये, तो क्या बनाएंगे बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना, हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन चुका होगा। हम लोग को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने से ही इस क्वेश्चन में हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया होगा इन्होंने, इसीलिए कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग ड्रॉइंग्स वगैरह हम लोग को दे रखा। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये लेजर दिखाया, ये लेजर मुझे सबसे आसान लगता है कि चलो लेजर करना तो हैबिट होता है, हम लोग लेजर आराम से कर सकते हैं। और एक स्टेटमेंट होता है, वो भी दिखा देते हैं कैसे करके होगा। बाई चांस क्वेश्चन में बोल दिया स्टेटमेंट फॉर्मेट में ड्रॉ करके, हो ही सकता है। अगर बोल दिया तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे बनाओगे वो भी हम दिखा देंगे। यहाँ पर डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी होगा, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी होगा, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होता है तो ब्रॉट डाउन होगा, तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में और ये क्लोजिंग हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 10,000 और 12,500, तो यहाँ पर लिखना है 10,000 और यहाँ पर लिखना है 12,500। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है। अब है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल डेबिट टू कैश हो जाएगा ड्राइंग्स होने से 3,000। अच्छा, इसके बाद है कैपिटल एडेड, तो कैश टू कैपिटल बाय कैश बैंक, बैंक भी लिखा जा सकता है, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। 3750, हाँ अगर कोई चेक वेक बता दिया तब तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब अब हम लोग ऐड क्या, लेजर को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके देखते हैं किधर जो है ज्यादा वैल्यू आएगा। तो मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा आ रहा है, 12,000 और 3,000, मतलब 15,500। 15,500 और ये माइनस करना पड़ेगा 13,750। 1,750। अच्छा, 1,750 इधर आ गया, ठीक है। इधर आया तो बाई लिखेंगे। अब बाई पीएल, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा देखो, अब यहाँ से समझ लो कि क्यों ये प्रॉफिट ही हो रहा है। पहला बात है, एंट्री से तो पता ही चल रहा है पीएल डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, बढ़ेगा। फिर भी लॉजिकली समझ सकते हैं हम लोग, उसके लिए वो स्टेटमेंट बनाते हैं तो समझ जाओगे, या फिर ऐसे भी समझ जाओगे। देखो, सबसे पहला बात है कि बिजनेस में पैसा लगाया था हम लोगों ने 10,000, ठीक है, ये ओपनिंग है। अब वो पैसा बढ़ के 12,500 हुआ है। अब कैपिटल कैसे बढ़ सकता है? कैपिटल इंक्रीज होने का दो दो कारण होता है। बोल सकते हो क्यों कैपिटल बढ़ सकता है? दो कारण होता है, दो ही बताओ या फिर एक, कुछ भी बताओ कि कैपिटल कैसे बढ़ता है। कैश इंट्रोड्यूस करना, हाँ, যেটা ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে কর, ব্যালেন্স শিটে কি করো? ক্যাপিটাল प्रॉफिट होना। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग का जो कैपिटल पे डिफरेंस 10,000 से 12,500 दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल बढ़ा है। अब लेकिन बढ़ा कैसे है वो तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि हम लोगों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था कितना? 3,750, ठीक है। तो ये ऐड कर देने से कितना होना चाहिए था? 13,750। बट बोल रहा है कि 12,500 दिख रहा है, तो कम दिख रहा है। अब कम क्यों दिख रहा है? हम लोगों ने कुछ पैसा निकाला भी था। अब कैपिटल कम कैसे हो सकता है? कैपिटल दो रीजन से कम हो सकता है। हम लोगों ने ड्रॉइंग्स किया, मतलब इसका ऑपोजिट, कैपिटल इंट्रोडक्शन का ऑपोजिट ड्रॉइंग्स किया, या फिर और एक क्या रीजन हो सकता है इसका ऑपोजिट? प्रॉफिट एंड ऑपोजिट की प्रॉफिट एंड ऑपोजिट लॉस। लॉस होता है।
लॉस होने से कैपिटल कम नहीं होगा, जैसे प्रॉफिट होने से कैपिटल में ऐड होता है, तो ऑब्वियसली लॉस होने से प्रॉफिट, सॉरी, कैपिटल जो है वो कम होगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 13,750 होना चाहिए था कैश इंट्रोडक्शन के बाद, बट हमारा क्लोजिंग तो इतना बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है 3,000 हम लोगों ने पैसा विड्रॉल किया था, तो फिर 10,750 दिखना चाहिए था, लेकिन दिख रहा है 12,500। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 10,750 में कितना ऐड करने से 12,500 होता है? देखो, 12,500 माइनस 10,750, इसका मतलब 1750 होगा। अच्छा, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया होगा। 12,500, 10,750, हाँ 1750, तो इतना प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। ठीक है, सिंपल इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि इस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट के लिए कितना हो रहा है। अच्छा, तो इसको रब करने के लिए मुझे कर दी। ठीक है, अब स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बनाएंगे, तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बोल के लिखो, हम तब तक इसको थोड़ा हटाते हैं। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस। अब वो तो हमें पता नहीं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमें क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल की, जब ईयर एंड हुआ हमारे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 12,500। ठीक है, अच्छा, हमें नेट प्रॉफिट तक जाना है। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ड्राइंग्स को क्यों ऐड करें, क्योंकि देखो हमें प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो अगर हम इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, ड्राइंग्स ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 15,500। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ड्राइंग्स नहीं किया होता तो हम लोग का कैपिटल बना हुआ होता 15,500। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, कि अगर मैंने एडिशनल कैपिटल नहीं दिया होता तो मेरा कैपिटल कितना बनना होता। एडिशनल कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा 3,750 था, तो ये लेस कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा 15,500 माइनस 3,750, 11,750। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा ओपनिंग कैपिटल दिख रहा, मतलब होना चाहिए, बट एक्चुअली मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है? एक्चुअली मेरा ओपनिंग कैपिटल है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। एक्चुअली मेरा कितना है? ओपनिंग कैपिटल है एक्चुअली मेरा 10,000। ठीक है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए 11,750। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है 1,750, ये जो मेरा ज्यादा दिख रहा है, ओपनिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में 10,000 है, बट मुझे दिख रहा है 1,750, तो मैंने बैक कैलकुलेशन किया और मुझे दिखा कि मेरा ओपनिंग कैपिटल इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली 10,000 था। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है यही मेरा नेट प्रॉफिट है। मतलब सीधा सा हिसाब है, ये देखो, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कैपिटल जो है, ओपनिंग कैपिटल ईयर के स्टार्टिंग में कितना था? 10,000। ईयर के एंडिंग में भी हमें दे दिया है 12,500, लेकिन इस बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है इस बीच में? एक तो हुआ है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स वो है 3,000 का, और एक हुआ है इंट्रोडक्शन, मतलब एडिशन हुआ है कैश का जो है 3,750। ठीक है, अब हम क्या करें? हम बैक कैलकुलेशन कर रहे थे, हम क्या करेंगे? हम ऐसे सोच रहे थे कि मेरा कैपिटल इतना हुआ है। अब इतना कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मुझे जो चीज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि मेरा कैपिटल 12,500 हुआ है,
लेकिन मेरा कैपिटल ओपनिंग में कितना था, मान लो ये मुझे नहीं पता, तो हम कैसे सोचेंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन किया था कैश का, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया, तो अगर हम कैपिटल का इंट्रोडक्शन ना करते तो मेरा ये कैपिटल 3750 से कम दिखता, क्योंकि ये तो 3750 ऐड होने के बाद, क्योंकि ये ऐड आइटम है, ये डिलीट आइटम है, मतलब माइनस आइटम है। तो 12,500 में देखो मैंने 3750 को क्या कर दिया है, लेस कर दिया, क्योंकि अगर मैंने ये इंट्रोडक्शन नहीं किया होता तो ये 3750 से कम दिखता, और ड्रॉइंग्स क्या बोल के ये कैपिटल का वैल्यू 3000 से कम दिख रहा है, तो मैंने वो 3000 इसमें ऐड कर दिया। तो उसके हिसाब से मेरा ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है 11,750, लेकिन एक्चुअली में है 10,000। तो ये जो 1750 का डिफरेंस दिख रहा है कि ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए 10,000 बट 11,750 दिख रहा है, वो मेरा क्या दिख रहा है, वो मेरा दिख रहा है कि मेरा कितना अमाउंट का प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर कुछ भी ना समझ में आए बाई चांस, ठीक है, आना चाहिए क्योंकि लॉजिकल है, फिर भी तो ये अकाउंट बना लोगे, अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाने दिया तो अकाउंट बना लोगे, और उसके बाद क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान दो, ये मतलब थोड़ा मेथड नहीं हुआ, ये थोड़ा रटने वाला चीज हो गया। ये देखो ये दोनों ऐड हुआ है, तो यहाँ ये दोनों ऐड हुआ, फिर ये दोनों आइटम लेस हुआ है, तो ये देखो 3750 और 10,000 लेस हुआ, ऐसे करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर बोल दिया स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाओ, बाकी लॉजिकली समझ के ही करना चाहिए, हम तो यही करेंगे। बन गया प्रॉफिट और लॉस। फिर इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st of April 2021. He invested a capital of 1 lakh on 31st March 2022. He has the following information available as per single entry system maintained by him. अच्छा, क्या क्या है इनके पास, कैश बैलेंस काउंट करके बताया, इन्वेंटरी फिजिकली वेरीफाइड मतलब जाके गोडाउन में चेक किया होगा, रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल। बोल रहा है कि अजय बोल के कोई कस्टमर है, उनको बेचा होगा क्रेडिट पे, तो उनसे 31,000 मार्केट में मिलने वाला है। मशीन है 85,000 पेबल टू विनोद टुवर्ड्स क्रेडिट परचेज। विनोद बोल के कोई सप्लायर से कुछ खरीदा है, उसको 12,000 देना है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या फाइनल अकाउंट्स मेथड? Statement of affairs. क्योंकि जो भी डेटा दिया हुआ था वो सभी एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 2, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2022। लाइबिलिटी, एसेट, रुपीज रुपीज। अच्छा, कैश बैलेंस, ये सब बैलेंस 31st March 2022 का है, तो कैश कहाँ पर जाएगा, कैश एकदम एंड में लिख देंगे। कैश हो जाएगा 3,300। अच्छा, इसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैश के आगे लिखते हैं 31 34,800। 34,008 रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल मतलब डेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 31,000। उसके बाद है मशीन 85,000। पेबल टू बी नोट फॉर क्रेडिट मतलब सन्ड्री क्रेडिटर 12,000। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10,000। लोन taken from
बैंक 10,000, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 24,000। बट यहाँ पर हम लोग ड्रॉइंग्स का इम्पैक्ट यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देखो दोनों चीज एक साथ करते वक्त गलत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है। हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ड्रॉइंग्स वगैरह जो है वो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग सिंपल यहाँ पर एसेट लायबिलिटी लिख के कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्योंकि कैपिटल से ड्रॉइंग्स लेस होता है, तो ड्रॉइंग्स को हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स को अगर दिखाएंगे फिर कैपिटल निकालेंगे, वो भी हो सकता है, लेकिन एक ही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। जब 2 ईयर होगा ना तो फिर उसमें कंफ्यूजन होगा। तो ड्रॉइंग्स का इम्पैक्ट या एडिशन कैपिटल का इम्पैक्ट कहाँ दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर सिर्फ एसेट और लायबिलिटी दिखाना है। ये सब करने के बाद देखना है कि हमारा कैपिटल कितना आ रहा है। तो कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा 85 प्लस 31, 1,54,000. 1,54,000। अच्छा, और इधर 1,54,000 माइनस ये होगा 1,32,000. 1,32,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को तो ये नहीं निकालना था, हम लोग को प्रॉफिट या लॉस जो है वो भी निकालना है। तो अब हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हम लोग का आया है 1,32,000, और ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ था। इन्वेस्ट किया है बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल ये हो जाएगा। तो बाई बैलेंस बीडी 1 लाख, टू बैलेंस सीडी 1,32,000। ड्रॉइंग्स हुआ है तो इधर आएगा कैपिटल कम हो जाएगा, टू कैश ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का 24,000। बस और कुछ नहीं है, बस अब इसका आंसर निकालना। 1,56,000। 56,000 यहाँ पर आ जाएगा बाई पीएल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये इतना आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर अगर ड्राइंग्स लिख देते तो प्रॉब्लम ये होता कि हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे कि कितना उसमें प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट इंक्लूडेड कैपिटल आ जाएगा। मतलब हम समझाते हैं कि यहाँ पर लिखने का लॉस क्या है। देखो, यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए। मान लो मैंने ये कैपिटल ये नहीं लिख के, फॉर एग्जाम्पल ये हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ये मैंने नहीं करके, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉइंग्स पहले, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स तो लेस होगा। अब पहला बात है तो वो एडजस्ट करना ही मुश्किल है। तो ड्रॉइंग्स यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट में आएगा 24,000, क्योंकि वो कैपिटल से लेस होता है। अब जब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो इधर 1,54,000 आया था, ये देखो कैसे होगा 1,54,000, ठीक है। माइनस हो जाएगा यहाँ पर 22,000, ठीक है। और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1,56,000। ये क्या आएगा पता है, ये आएगा कैपिटल विथ प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल विथ प्रॉफिट, ये देखो 1,56,000। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल फिर उसमें 56,000 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर ये ड्राइंग्स का इम्पैक्ट, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेटर है, मतलब ये देखो आप क्वेश्चन में हमें तो पता नहीं है ना कितना कैपिटल है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें कंफ्यूजन है। ये ऐसे आ जाएगा बट हम लोग बाइफरकेट तो नहीं कर पाएंगे कि इसमें प्रॉफिट कितना है कैपिटल कितना है। इसीलिए ये सब हमें नहीं करना है। कभी भी यहाँ पर कैपिटल और इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा ये दोनों इम्पैक्ट ड्राइंग्स का और इंट्रोडक्शन का हम लोग कैपिटल अकाउंट में देंगे। बाकी जितना एसेट लायबिलिटी दिखेगा वो जैसे एसेट लायबिलिटी लिखा जाता है वैसे लिख दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। ये ध्यान रखना है ऑलवेज। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ रहा है इलास्ट्रेशन 3, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स 31 मार्च 2001 और 31 मार्च 2022 आर एज फॉलोज। दे दिया एसेट दिया है बिल्डिंग, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना है। फर्नीचर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। डेटर ओपनिंग क्लोजिंग, कैश एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग, cash in hand opening closing, liabilities loan opening closing, sundry creditor opening closing. Decided to depreciate building by 2.5% per annum and furniture by 10% per annum. तो building पे depreciation इतना, furniture पे इतना,
One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and the amount 40,000 is retained in the business. बोल रहा है कि इनका कोई LIC किया हुआ था जो कि मैच्योर हो जाएगा. मैच्योर होने पे क्या होता है, पैसा मिल जाता है, कंपनी पैसा दे देती है, तो कंपनी ने 40,000 दिया और ये पैसा बिजनेस में ही रख देंगे. मतलब बिजनेस में ये पैसा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ ना, घर से पैसा नहीं ला रहे, कुछ पॉलिसी किया हुआ था, उससे जो पैसा, उस पैसे को बिजनेस में रखने वाले हैं, तो मतलब बिजनेस में पैसा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कैश इंट्रोडक्शन हो गया. प्रोप्राइटर टू 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना ड्रॉइंग्स होता है. प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022. हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बोल ही दिया है. ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं. Illustration 3. Mr. X statement of affairs as on 31st of March 2021 and 31st of March 2022. Liability assets. अब इस क्वेश्चन में ना 2 years का हमें गिवन है, तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ईयर्स जो है वो लिख देंगे ऐसे करके, डेट दे के लिख देंगे. देखते हैं. सबसे पहले बिल्डिंग दिया है, लेकिन एक ही साइड का दिया हुआ है इंफॉर्मेशन. बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया हुआ है 1 लाख, फर्नीचर 50,000, बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 50,000, इन्वेंट्री 1,20,000, इन्वेंट्री 1,20,000, सन्ड्री डेटर 40,000, सन्ड्री डेटर 40,000. ये दो अवेलेबल है. अच्छा, ये लिख देते 2,70,000, ये अवेलेबल है तो लिख देंगे 2,70,000. ये दोनों डेटा दिए. सन्ड्री डेटर का 90,000, कैश एट बैंक 70,85, ये 90,000 कैश एट बैंक 70 और 85,000. और क्या, कैश इन हैंड 1,200, 3,200. अच्छा, और एसेट साइड में कुछ नहीं होगा. अब लाइबिलिटीज में लोन और सन्ड्री क्रेडिटर. लाइबिलिटीज में ऊपर तो कैपिटल आएगा, तो उसका जगह रख देना है लोन और सन्ड्री क्रेडिटर. लोन है 1,80,000 और ये 40,70, 1,80,000, 40,70. अच्छा, पहले हमें बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू मतलब इस साल का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को बोला गया है यहाँ पर कि
बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो देखते हैं बिल्डिंग और फर्नीचर। तो यहाँ पर बोल दिया बिल्डिंग पे 2.5%, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 2.5%। तो बिल्डिंग कितने का होगा, बिल्डिंग था 1 लाख का, ये देख लो, उसमें 2.5% डेप्रिसिएशन लगाना है। 2.5% मतलब 1500 शायद। 97,500। और वर्किंग नोट नंबर 2, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आफ्टर डिप्रिशिएशन कितना, कैसे दिखेगा, कितना अमाउंट शो होगा, तो 97,500 ये लिख देते हैं। अच्छा, और ये हम लोग का बैलेंस है, सॉरी अमाउंट है 50,000 माइनस 50,000 इंटू 10%। तो 50,000 इंटू 10% मतलब 5,000। 5,000 से 50,000 लेस करने से हो जाता है 45,000। ठीक है। अच्छा, अब ये दो वहां पर लिख देना है 45,000। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉलम को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल एज ए बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। अब देख लो ऐड करके कितना आएगा। देख लो कितना आएगा, 5,90,700 माइनस 80, 70 1,50,000 होता है। 4 4 लाख lakh 47. 4,40,700। तो ये आ गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इधर का 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,70,000, 2,70,000 और 70 मतलब 70 मतलब 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000, 40 3,80,000 और 3,80,000 और 1,200 मतलब 3,81,200 ये होना चाहिए, अगर मेरा गलत नहीं हुआ। 3,81,200 माइनस 140 मतलब 1,40,000, 2,41,200। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल। बट हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला, अच्छा कुछ नहीं, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए बोला है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। ये तो बन गया, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गया, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट भी निकालना हो तो हम लोग क्या बनाएंगे, बोला नहीं है लेकिन बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कितना कितना आया, 2,41,200, 4,40,700, 2,41,200 ओपनिंग, 4,40,700। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाते हैं, एडिशन कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो एडिशन कैपिटल तो है 40,000, तो बाई कैश एडिशनल कैपिटल। और टू कैश ड्रॉइंग्स। बोलो ड्रॉइंग्स कितना लिखे, यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉइंग्स कितना लिखे। 2,000 into 12. क्योंकि पर मंथ दिया हुआ है, हम लोग ये पूरे साल का कर रहे हैं, तो फिर 2,000 इंटू 12, अगर 2,000 सिर्फ लिख देंगे गलती से भी तो फिर आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बट रॉन्ग होगा पीछे से। 24,000, तो इधर ही ज्यादा लग रहा है क्योंकि 440 है, तो 440 और 24,000 ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो यानी 700, और यहाँ पर हो गया 4 4 और 6, और ये 4,64,700 माइनस
1,83,500. 1,83,500 by PL profit balancing. लेकिन इतना आसान नहीं आता है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में दिया हुआ है टेक फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन को फाइंड आउट प्रॉफिट। ओ अच्छा, ये से ही हमें डेटा लेना है और हमें, अच्छा यहाँ पर बोल रखा था टेक फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 4 फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द इलस्ट्रेशन 3 होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है ना। 3 से लेंगे मिस्टर एक्स का ये डेटा, तभी जाके हम लोग ये प्रॉफिट निकालने बोला है, मतलब ये इलस्ट्रेशन 4 हो गया बोल सकते हैं। और वहां पर वो प्रिंट मिस्टेक है, ये गिवन इन इलस्ट्रेशन 3 होगी, ये वाला 3, तब जाके क्वेश्चन का मतलब बनेगा। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 5 यहाँ पर बोला है कि द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसिंग ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है जो श्री मोती का जो है टैक्स चेक कर रहा है कि उन्होंने सही टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उनके इनकम को एसेस कर रहा है। ठीक है, कौन से ईयर का? 2021 का। एंड 21-22 का feels that Srimoti has not disclosed the full income, और उनको डाउट लग रहा है कि इनका जितना इनकम है वो फुल डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ताकि इनको कम टैक्स देना पड़े, लेकिन टैक्स ऑफिसर को डाउट हो गया। He gives you the following particular of assets and liabilities of Srimoti as on 1st April 20 and 22। तो इन्होंने 1st April 20 का डिटेल्स और 1st April 22 का डिटेल्स टैक्स ऑफिसर को दे दिया है। 1st April 20 का एसेट लाइबिलिटी, 1st April 22 का एसेट liabilities during the 2 years the domestic expenditure, मतलब पर्सनल खर्चा है 4,000 पर मंथ, इसको भी हम लोग ईयर में ट्रांसफर कर लेंगे। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस बिजनेस से लिया जा रहा है, मतलब ये ड्रॉइंग्स होगा। The declared income of the financial year 1,05,000 for 2021 and 1,23,000 for 21-22। अच्छा, तो जो मिस्टर मोती ने बता रखा है वो उनके हिसाब से है प्रीवियस ईयर का 1,05,000 का इनकम और करेंट ईयर का 1,23,000, जबकि टैक्स ऑफिसर को लग रहा है इससे ज्यादा होगा। स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। अच्छा, तो बोल रहा है कि जो इनको टैक्स ऑफिसर को जो लग रहा है कि ये कितना सही है, और अगर है तो मतलब क्या है, कितना कम या ज्यादा है वो हमें बताना है। देखो ज्यादा तो कोई नहीं बताते, कम ही बताता है, तो उन्होंने कितना कम बता रखा है, अगर बता रखा है तो हमें वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमें कौन सा मेथड हम लोग को फिर कैसे पता चलेगा? तो ये कैपिटल सॉरी ये जो इनकम है, ये इनकम जो दिख रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल, फिर उस कैपिटल से इनकम फाइंड आउट करेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वहां से कैपिटल निकलेगा क्योंकि हमारे पास एसेट लाइबिलिटीज अवेलेबल है। फिर वहां से कैपिटल अकाउंट बना के हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। अब चेक करेंगे कि वो प्रॉफिट हम लोग का कितना आ रहा है। ठीक है, इन्होंने जो बता रखा है उससे कितना मतलब इन्होंने कितना कम बता रखा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। March 2020 and March 2022। नहीं, 2022 था क्या? 2021 और 21-22, मतलब 2021, तो ये 21 और ये 21। यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन ना ओपनिंग हिसाब से लिखा हुआ है। देखो 1/4/20 और 1/4/22, तो हम लोग भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो ईयर एंड के हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग लिख रहा है तो 1/4/20 और 1/4/22 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4/20 और 1/4/22।
22, क्योंकि ये ईयर 20 से 21 तक जाएगा, ये 21 से 22 तक जाएगा, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। 31 मार्च लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैश इन हैंड। नीचे भी लिखने से कैश इन हैंड, एंड में लिखने से भी होगा, लेकिन कैश इन हैंड जो है ये हम लोग स्टार्टिंग से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, दो मेथड में हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है मतलब फिक्स्ड एसेट पहले, उसके बाद करेंट एसेट, नॉर्मली ये सबसे ज्यादा फॉलो होता है। इसके अलावा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले करेंट एसेट फिर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, वो भी होता है। एक होता है लिक्विडिटी फॉर्मेट, मतलब जिसमें सबसे लिक्विड जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा, और सबसे जो मतलब कम लिक्विड है वो सबसे आगे जाएगा, यानी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा फॉर्मेट है, मतलब वो लिक्विडिटी फॉर्मेट नहीं है, तो हम लोग जो है उसी के बेसिस पे लिख देते हैं। कैश इन हैंड के बाद इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, ये है परमानेंस मेथड। मुझे जितना याद आ रहा है, नाम दिमाग से हट गया, पता नहीं क्या नाम था। 25,500, अच्छा। इन्वेंट्री 56,000, लैंड बिल्डिंग 1,90,000, 56,000 लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन सन्ड्री डेटर कितना था? सन्ड्री डेटर है 41,500, 1,90,000। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है वाइफ्स ज्वेलरी, ये भी ऐसे था। अच्छा, वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। अच्छा, और देखते हैं क्या है। लाइबिलिटीज में ओइंग टू मोतीज ब्रदर्स, मतलब उन्होंने अपने भाई से उधार लिया था, ठीक है। तो ओइंग टू मोतीज ब्रदर 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर 35,000। फिर यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ईयर का कैश इन हैंड 16,000, तो यहाँ डेटा है, बस लिख देना 16,000। इन्वेंट्री 91,500, और ये डेटर 52,500, 91,500, 52,500। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। सन्ड्री डेटर ये लिख लिया। अच्छा, अब लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, मोटर कार 1,25,000। मोटर कार है तो मोटर कार तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। वाइफ ज्वेलरी नेक्स्ट ईयर नहीं दिखा रहा है, मोटर कार यहाँ पर है 1,25,000 था शायद, देख लेते हैं। हाँ, 1,25,000। वाइफ ज्वेलरी अच्छा है, 1,25,000 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर पहले 1,25,000। अच्छा, यहाँ पर मोटर का तो अच्छा ये मिट गया। मोटर का भी होगा, यहाँ पर जाएगा 1,25,000, दोनों ही 1,25,000। लोन टू मोतीज ब्रदर एसेट है, अभी लोन दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे, वो पहले था नहीं वो आइटम। लोन टू मोतीज ब्रदर्स, पहले भाई से लोन लिया था, भाई को लोन दिया। लोन टू मोतीज ब्रदर 20,000 था शायद। सेंट्री क्रेडिटर 55,000, सेंट्री क्रेडिटर 55,000। यहाँ और कुछ नहीं है, मतलब ये लोन शायद और बचा नहीं, मतलब भाई से जो पैसा उधार लिया था वो भाई को दे दिया होगा, तभी ना भाई को लोन दिया है, ठीक है। मतलब पहले भाई से लोन लिया था, मतलब पिछले साल उसका लोन लेने वाला कंडीशन था, अभी लोन देने वाला कंडीशन है, इसलिए ये भी देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो जैसा है इंफॉर्मेशन लिख दिया। ड्रॉइंग्स वगैरह यहाँ पर ट्रीट करना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे अपना कैपिटल, तो ऐड करके कैपिटल निकालेंगे। $25,500 प्लस 56,000, 3,80,000. 3,88,000।
-75, 3,13,000 maybe 6,20,000. -55, 5,65,000. 5,65,000। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अपना कैपिटल अकाउंट बना के प्रॉफिट जो भी आ रहा है, प्रॉफिट ही आएगा शायद, क्योंकि इन्होंने तो बोला है ना, इन्होंने प्रॉफिट गलत डिस्क्लोज करा। लॉस होता तो इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ दिमाग लगाता ही नहीं। अच्छा खासा बिजनेस है इसीलिए दिमाग लगा दिया। यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी 330,560। इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पर 4,000 पर मंथ, तो टू कैश ड्रॉइंग्स 4,000 इंटू 12, 48,000। अच्छा नहीं, यहाँ पर और एक चीज भी देखना है कि ये जो ड्राइंग्स है बोल रहा है 2 इयर्स, ये 2 साल में इन्होंने 4,000 पर मंथ करके कमाया है, ठीक है, 2 साल में 4,000 पर मंथ करके कमाया, सॉरी जो है डोमेस्टिक एक्सपेंस किया है, तो फिर 2 साल का डोमेस्टिक एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, तो 2 इयर्स का कितना होगा? इंटू 24 होगा। 2 इयर्स का कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स की जगह 24 मंथ्स होगा, 4 इंटू 24, 96,000। अब यहाँ पर बाई पीए प्रॉफिट इधर ही आ रहा है, 5,65,000 प्लस 96, 6,61,000। Profit 3,48,000. 3,48,000। अच्छा, अब इनकम जो डिक्लेयर किया है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इनकम जो डिक्लेयर किया है इन्होंने वो कितना किया है मिस्टर मोती? इनकम इनकम डिस्क्लोज्ड या डिक्लेयर बाय मिस्टर मोती। इनकम अर्न इन 2020 2021 और इनकम अर्न्ड इन 2021 और 2022 गिवन है क्वेश्चन, बस देखना है एक बार। 1,05,000 और 1,23,000, 1,05,000 और 1,23,000, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,28,000, ठीक है। लेकिन हम लोगों के हिसाब से कितना इनकम हुआ? 3,48,000 2 इयर्स का, ठीक है। तो 2 इयर्स का इतना है, जबकि इनके हिसाब से 2,28,000। तो इनकम टैक्स ऑफिसर सही था कि इन्होंने अपना इनकम को डिस्क्लोज पूरा पूरा नहीं किया है, छुपाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्रेस्ड, यानी छुपाया, सप्रेस्ड इनकम कितना इन्होंने हाइड कर रखा है? दिखाना चाहिए 3,48,000, दिखा रखा है 2,28,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,20,000, 1,20,000. 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला था कि कमेंट भी कर दो, तो कमेंट में ये लिखना है हम लोग को, द इनकम टैक्स यानी आईटी ऑफिसर्स
that Sri Moti has not declared his true income is correct. तो इनका जो सोचना था वो सही था. Sri Moti's true income is Sri Moti's true income is in excess of disclosed income by ₹1,20,000. जो डिस्क्लोज इनकम है उससे और भी 1,20,000 ज्यादा है ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन. उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया उससे जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो मिसमैच हो गया, तो इन्होंने छुपाया है. सीधा बात तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. बाकी तो इंग्लिश है अपने हिसाब से लिखना है, बस इतना ही कि उन्होंने छुपाया है. ठीक है, आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिखना पड़ेगा. अच्छा, इलास्ट्रेशन 6 इसमें क्या दिया है, बस ये इतना सही है. अच्छा, इसमें हमें बनाने के लिए दिया है कैलकुलेट द बैड डेब्ट्स फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन. ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें बैड डेब्ट कैलकुलेट करना है. हमें दिया हुआ है डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, कैश रिसीप्ट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेब्ट. बैड डेब्ट में यहाँ दे दिया है, ये देखो क्वेश्चन मार्क, और हमें बोला भी है वही कैलकुलेट करने के लिए. तो हमें क्या लेजर बनाना चाहिए बैड डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए? बैड डेब्ट रिलेटेड किसके साथ होता? डेटर्स लेजर. डेटर्स का लेजर बनाएंगे, तो डेटर्स का लेजर बनाएंगे हम. इलास्ट्रेशन 6 डेटर. डेटर एक एसेट होता है, तो इसका ओपनिंग डेबिट साइड में जाएगा. टू बैलेंस बीडी 5 लाख, बाई बैलेंस सीडी 7 लाख. टू बैलेंस बीडी 5 लाख, बाई बैलेंस सीडी 7 लाख. आगे देखते हैं क्या दिया है. अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, बोलो क्या एंट्री होगा? डेटर से कैश मिला, क्या एंट्री होगा? कैश टू डेटर्स. तो फिर डेटर्स में लिखेंगे बाई कैश 6 लाख. अच्छा, इसके बाद बोला है डिस्काउंट अलाउड, बोलो एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. तो बाई डिस्काउंट अलाउड. बाई डिस्काउंट अलाउड 10,000. क्रेडिट सेल 11,40,000, इसका एंट्री क्या होगा क्रेडिट सेल का? डेटर्स टू क्रेडिट सेल अकाउंट. डेटर टू सेल्स यानी क्रेडिट सेल ना, ठीक है, डेटर्स टू क्रेडिट सेल ऐसे लिखो. डेटर थोड़ी से क्रेडिट ही होगा, डेटर टू सेल्स का मतलब ही क्रेडिट सेल. कंफर्म है कि क्रेडिट सेल, तभी डेटर डेबिट होगा 11,40,000. फिर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बाई बिल्स रिसीवेबल 3,10,000. बैड डेब्ट्स फाइंड आउट करने बोला है, तो इसका मतलब अब इम्बैलेंस आएगा लेजर में. ठीक है, जो इम्बैलेंस आएगा वो चांसेस है किधर आएगा? बैड डेब्ट का एंट्री क्या होता है डेटर के केस? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. इसका मतलब इधर होना चाहिए बैलेंस बैड डेब्ट, तभी बैड डेब्ट आएगा. अब इतना कंफर्म इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन तो बोल ही रहा है बैड डेब्ट ही आना चाहिए. अगर नहीं आया तो कुछ हम लोगों से ही गलती हुआ होगा. तो 5 लाख और 11,40,000 मतलब 16,40,000 हो जाएगा. इधर भी हो गया 16,40,000 और बाकी चेक करना पड़ेगा. 7 लाख 6 लाख 6 और यहाँ पर हो गया 7 7 और 3 30,000.
डेटर 30, सॉरी बैड डेट 30,000 हो गया, बस इतना सा ही पूछा था। फिर यहाँ पर बोला है इलास्ट्रेशन कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बस इतना सा ही है। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है, बोलो क्या अकाउंट बनाना चाहिए, creditors account. क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में जाएगा, लाइबिलिटी होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 4 लाख, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 5 लाख, पेमेंट मेड इन कैश, क्या एंट्री होगा, पेमेंट मेड इन कैश, Creditors to cash. टू कैश, क्रेडिटर्स टू कैश हो जाएगा, वैल्यू हम लोग का 8,50,000। अच्छा, डिस्काउंट रिसीट एंट्री क्या होगा, 20,000, डिस्काउंट रिसीट, To discount receipt. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट, $20,000। क्रेडिट परचेस बोला है निकालने के लिए, तो क्रेडिट परचेस की एंट्री क्या होता है, Credit purchase account debit to creditors. परचेस टू क्रेडिटर्स, तो यानी बाई परचेस बोल के इधर आंसर आए। बैलेंसिंग फिगर 5 लाख और इधर हो गया 50 और 20 70,000, 5 लाख और 8 लाख 14,70,000, 13,70,000, 13,70,000 माइनस 4 लाख 9 लाख 9,70,000 हो गया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 8, इलास्ट्रेशन 8 ठीक है, देखो बोल रहा है हो जाएगा, देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है A. Adamji keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended on 31st March 2022. तो इन्होंने अपना कैश बुक का डिटेल्स बताया कि मेरे पास एक कैश बुक है जिसमें ये रिसिप्ट और पेमेंट दिख रहा है। कैश बुक हम लोग एनपीओ में पढ़ के आ रहे हैं, सेम रूल्स है। कैश बुक का ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होगा, रिसिप्ट साइड में जो भी पैसा मिला वो दिखेगा, पेमेंट साइड में जो पैसा चला गया वो दिखेगा, और क्लोजिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी होगा दिखेगा, दोनों होगा तो दोनों दिखेगा। अब यहाँ पर इन्होंने एसेट लाइबिलिटीज भी दे रखा है, ये देखो डेटर क्रेडिटर मशीन फर्नीचर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों साल का दे रखा है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट। हमें बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, मतलब ये तो बोल ही रहा है क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स मेथड बनाओ, और वो बनेगा क्योंकि सिर्फ एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन होता है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, लेकिन जब उससे ज्यादा होगा लाइक इनकम का डेटा है, एक्सपेंसेस का डेटा है, कैश का डेटा है, तो फिर हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो चलो फाइनल अकाउंट्स मेथड मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, तो यहाँ हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ended 31st March 2020।
particulars ये और थोड़ा सा जगह रख लेते हैं, पता नहीं कितना जगह है। अच्छा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2022, बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2020। अब क्या करेंगे, देखो कैसे करके करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया है ओपनिंग बैंक बैलेंस, ये सब दिया हुआ है, डेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जिस भी चीज का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा, तो देखो हमारे पास ना कोई इंफॉर्मेशन वैसे पड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि मान लो हमें अगर देखना है कि ओपनिंग स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। ये जैसे हम लोग ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो मिल रहा है। अब पहले देखो, वैसे तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते ना, हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। जैसे देखो रिसिप्ट पेमेंट भी दिया, बैंक बैलेंस एज ऑन 1 April, तो ये बैंक बैलेंस है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जैसे हम लोग एनपीओ में करते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हमें एक बना लेना चाहिए। इससे हमें कैपिटल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे 1, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं, चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे वहां ओपनिंग बैलेंस शीट नाम देते थे, यहाँ पर देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब हम लोग एक क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, ताकि हमें वहां से कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का पता चले, ठीक है। ये एसेट और ये लाइबिलिटी, उतना डिटेल्स नहीं लिख रहे, नहीं तो टाइम चला जाएगा। तो 1 April का 2800, ये क्या है, बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बैंक का बैलेंस, ठीक है, 2800। ये हम लोग का करेंट ईयर में कहीं नहीं आएगा। फिर बोला है रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से 48,000 हम लोगों ने रिसीव किया है। तो सन्ड्री डेटर से जो रिसीव किया है वो थोड़ी ना हमारा बैलेंस शीट में आता है, ना तो हम लोगों का वो ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग में क्या आता है, कितना सेल किया, और जो बैलेंस शीट में आता है वो क्या आता है कि डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है। तो अगर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास अवेलेबल है और हमें बता दिया है कि डेटर से हमें कितना पैसा रिसीव करना है, मतलब हमें एक डेटर अकाउंट बना लेना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोगों को कितना जो है बैलेंस शीट में लिखना है। वो तो दिया हुआ है, लेकिन कितना हमारा क्रेडिट सेल है वो नहीं पता चलेगा, तो हम लोग कैसे ट्रेडिंग में लिखेंगे। तो डेटर का इंफॉर्मेशन देखो, बोल रहा है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 48,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश 48,000, ये लिख दिया। बाकी इंफॉर्मेशन जब आएगा तब लिख लेंगे। फिर बोला है कैश सेल, तो कैश सेल अगर जो लिखा हुआ है, तो कैश सेल हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ सेल्स में लिखेंगे, ट्रेडिंग में। ये अमाउंट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, जितना हम लोग लिख पाएंगे लिख देंगे, जिसका नहीं हो पाएगा उसका हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो बाई सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा दो तरीके का सेल आता है, ऑब्वियसली कैश सेल्स भी आता है और क्रेडिट सेल भी आता है। क्वेश्चन पढ़ के हमें दिख रहा है कि कैश क्रेडिट दोनों है, क्रेडिट निकालेंगे गिवन नहीं है, बट कैश सेल दिख रहा है 11,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, तो कैपिटल जो है ड्यूरिंग द ईयर इतना इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 6,000 का, तो ये हमारे इस साल के बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो इस साल के बैलेंस शीट में मान लो यहाँ पर कैपिटल आएगा, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडिशन बोल के 6,000, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 200, तो हम लोग ये पीएल पे लिखेंगे क्योंकि ये अदर इनकम, तो पीएल हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ जगह रखते हैं एक लाइन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो उसको लिखने के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, ठीक है। ये इनकम हो गया। अच्छा, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो वो तो आता नहीं है, ना तो ट्रेडिंग में आएगा ना तो बैलेंस शीट में आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग सन्ड्री क्रेडिटर, पेमेंट किया है टू कैश, पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है 35,000। फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी पेमेंट किया हम लोगों ने 6,500, तो लिख देंगे टू सैलरी 6,500 यहाँ पर।
अगर सैलरी का कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो वैसे है नहीं, ठीक है। 2 सैलरीज यहाँ पर, 2 सैलरीज 6,500। अच्छा, सैलरीज के बाद जनरल एक्सपेंसेस देख लो, ये सब का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है, कि एडजस्टमेंट वगैरह होगा। जनरल एक्सपेंसेस 2,500, टू जनरल एक्सपेंसेस 500। अच्छा, इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस 1,500, टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500। अच्छा, अब इसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल से लेस हो जाएगा 3,600 ड्राइंग्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स 3,600, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद कैश परचेज, तो ये टू परचेज बोल के ट्रेडिंग में आ जाएगा यहाँ पर, टू परचेज कैश लिख लेंगे। कैश परचेज कितना बोला है, कैश परचेज 12,000, ये लिख लिया, कैश परचेज 12,000। अगर क्रेडिट हुआ तो दोनों मिला के फिर उधर लिख देंगे, आउटर कॉलम। अच्छा, फिर बोला है बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 22 6,400 और 500 बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश और बैंक। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 6,400 और 500, 6,400 और 500, यहाँ टोटल। अच्छा, ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब देखो आ रहा है सन्ड्री डेटर, तो ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले लिखती हूँ, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर देखो ओपनिंग में है 14,500, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डेटर का जो बना रहे थे लेजर, उसमें भी लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी 14,500। देखो हर एक डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो भी लिख रहा है यहाँ पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो मतलब बोल सकते हो कि ये जो है हम लोग का कैश बुक है और ये नीचे का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये दो जगह पे जा रहा है देखो वैसे भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब और एक जगह पे जाएगा, और जो क्लोजिंग वाला है वो भी देखो, क्लोजिंग वाला है 17,600, तो क्लोजिंग इधर पर आएगा 17,600, और इसके साथ साथ क्लोजिंग हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डायरेक्टली आ जाएगा 17,600, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 17, इसमें 2 रुपीज का कॉलम बनेगा। डेटर में एक एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिखेंगे एक एडजस्टमेंट था। सन्ड्री क्रेडिटर 5,800, तो ये ओपनिंग वाला इधर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर 5,800, और इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 5,800। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद मशीन 7,500, दोनों ही केस में 7,500, तो मशीन 7,500 ओपनिंग में लिख दिया। क्लोजिंग में दिया हुआ है लेकिन हमें बोला है कि डिप्रिशिएशन लगाने के लिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो यहाँ पर लिख के यहाँ जगह रखते हैं डिप्रिशिएशन लगाने का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा, हम लोगों ने पढ़ा था। फर्नीचर भी सेम वही 1,200, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर 1,200, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में, लेकिन इसमें बोला था कि डिप्रिशिएशन लगाने, डिप्रिशिएशन लगा दें फर्नीचर 1,200। इसके बाद है इन्वेंट्री, इसका अकाउंट, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें इंफॉर्मेशन का, ये डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग बोल के पुट हो जाएगा। 3,900 ओपनिंग, टू ओपनिंग स्टॉक 3,900 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5,700, और एक बार बैलेंस शीट में भी जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 5,700,
700। अब बैलेंस शीट में दोनों जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेंट्री। कितना कितना था, 3900, 5700, यहाँ पर लिखेंगे 5700, यहाँ पर लिखेंगे 3900। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट, 5000। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में आएगा, इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा, यहाँ पर कहाँ लिखे, जगह तो नहीं, चलो यहाँ जगह मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट 5। बस हो गया है। हमें बोला था यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% लगाना है मशीन फर्नीचर पे, और 800 डाउटफुल डेप्ट दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस कर देंगे डाउटफुल डेप्ट 800। तो ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 16,800, और ये 800 और कहाँ एडजस्ट होगा, ये 800 हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो है बैड डेट मतलब प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट दिखाया है, तो वो पीएल में भी जाएगा, वो तो दो जगह पे जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीबीडीटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। अच्छा, और डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा 10% करके दोनों केस में, एट द रेट ऑफ 10% यानी 750, एट द रेट ऑफ 10% यानी 120। तो 750 माइनस करने से 6750 आएगा, और ये माइनस करने से आ जाएगा 1080। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और फर्नीचर 750, 120। अब यहाँ पर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, और ये सबका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। कहाँ क्या होगा, यहाँ पर से कैपिटल आ जाएगा। तो बैंक बैलेंस है यहाँ पर 2800, डेटर 14,500, 7,500, फर्नीचर 1200, 3,900 और 5,000। तो ये हो जाएगा 34,900, 34,900 माइनस 5,800, 29,100 कैपिटल। $29,100। इसके बाद डेटर, डेटर को भी क्लोज करते ताकि क्रेडिट सेल में। तो ये हो जाएगा 17,600, तो ये 600, 55,600, 55 होगा कि 65, 48, 17, 65, 65,600 माइनस 14,500। ठीक है, तो ये आ गया 51100। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही समझना है इस बैलेंस को लिखे क्या। देखो, तो ये बैलेंस को क्या लिखे, ये डेटर था, तो डेटर में सबसे पहले डेटर का एंट्री कब होता है, अगर क्रेडिट सेल हुआ तो ही डेटर का एंट्री होता है। क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स। तो ये देखो क्रेडिट सेल पता चल गया कि कितना था। ठीक है, अब ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे ट्रेडिंग में 51,100। टोटल करने से टोटल सेल पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैश और क्रेडिट दोनों ही आता है, क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना। तो यहाँ पर तो सभी आएगा, कैश सेल हुआ तो भी आएगा, क्रेडिट सेल हुआ तो भी आएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये कैश बुक थोड़ी है कि सिर्फ कैश सेल आएगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर को क्लोज करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं, टू बैलेंस सीडी, सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 5,800। नहीं, ये ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना था, 7,900, 7,900। ये इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर में सन्ड्री क्रेडिटर, ये छूट गया था, सन्ड्री क्रेडिटर
7,900। अब एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट परचेज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 35 और 7, 42,900, 42,900 माइनस 5,800, 37,100 बाई परचेज क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर 37,100। 49,100 ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है, क्योंकि बाकी सारा चीज तो लिख लिया। तो 62,100 और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और ये हो गया 7, 67,800। 67,800 माइनस 49,100, 67,800 माइनस 49,100 माइनस 3,900, तो ये हो गया 14,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 14,800 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,800 प्लस 200 ये हो जाएगा 15,000। यहाँ भी लिख दिया मैंने 15,000। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट ही आएगा, खर्चा कम है। 15,000 माइनस ये हो गया 6 7 8 8 और एक 9 9 10,500 10,500 माइनस 800 माइनस 750 माइनस 120 2830 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2830। अब ये इधर ऐड हो जाए, ऐड नेट प्रॉफिट 2830 2830 प्लस 6,000 प्लस 29,100 माइनस 3,600, तो ये पूरा एडजस्ट करके 34,330 प्लस 7,900 42,230। इधर भी इतना आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो मैं सही बना है, मैच हो जाना चाहिए। 6,750 माइनस 1,080 माइनस 5,000 10,700 माइनस 16,800 माइनस 6,900 जीरो हो गया। ठीक है, तो टैली हो गया। तो सिंपल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब रहा बात कि हमें क्या क्या अकाउंट बनाने चाहिए। देखो, अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनेगा ही बनेगा। बाकी रूल्स ये होता है नॉर्मली। ठीक है, ऐसे पढ़ के समझ में आता है कि क्या क्या बनाना चाहिए। बाकी देखो, डेटर का अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि डेटर में हम लॉजिक बता रहे कैसे करके कर सकते हैं। जिसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस दिख रहा है वो अकाउंट बना लेना चाहिए। लाइक डेटर हम लोगों ने बनाया, क्रेडिटर में ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है। अब ये क्यों बनाते, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंजेस हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर उसे हमें अकाउंट में अगर बना लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई जरूर इससे मिलने वाला है। ठीक है, मशीन का नहीं है तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, फर्नीचर का नहीं है, इन्वेंट्री कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको बनाओ, इसको बना के फायदा नहीं है। इन्वेंट्री का जो है ये डायरेक्टली लिख देने से ही हो जाता है, इसमें और कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह वैसे कुछ यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इन्वेंट्री बना भी अगर लेते हो तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, फिर परचेज वगैरह काफी सारा चीज बनाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री ऑलवेज अवॉइड करो, बनाने का जरूरत नहीं होता। इन्वेस्टमेंट भी सेम था तो नहीं बनाया। तो देखो, जो भी अकाउंट बनाने का जरूरत था, डेटर क्रेडिटर वो बनाया, और कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने वो कैपिटल फंड के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अकाउंट बनेगा। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा यहाँ पर देखो था कि डिप्रिसिएशन लगेगा, तो डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट बोला था तो दो जगह पे जाएगा, बैलेंस शीट में भी गया, पीएल पे गया, और जो पीबीडीडी है वो भी बैलेंस शीट पे गया, डेटर से लेस और पीएल पे गया। बाकी कैश, ये दोनों कैश जहां पुट होना चाहिए, सॉरी ये वाला ना, ये जहां जाना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया। ठीक है, ड्रॉइंग्स जो है वो हमारे बैलेंस शीट में चला गया ओपनिंग वाले में। बाकी ये सब खर्चे में कोई एडजस्टमेंट नहीं था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायरेक्टली हमारे पीएल में
चला गया, ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला गया। कैपिटल इंट्रोडक्शन बैलेंस शीट में चला गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे पीएल में इनकम साइड में चला गया। बट ये कैश सेल ये जो दिख रहा है और ये कैश परचेस ये, हाँ, ये भी हम लोग का डायरेक्टली चला जाएगा। कैश सेल और कैश परचेस ये हमारे ट्रेडिंग में चला जाएगा, ठीक है, परचेज और सेल्स के यहाँ पर। अब बचा ये जो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर और पेमेंट टू क्रेडिटर, ये कभी भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कहीं पर भी नहीं आएगा, पीएल में तो आता ही नहीं है। अब जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में जो डेटर क्रेडिटर दिखता है वो पेमेंट थोड़ी ना दिखता है, ये रिसिप्ट दिखता है। वो तो ये दिखता है कि डेटर से अब और कितना मिलना बाकी है, मतलब क्लोजिंग डेटर का वैल्यू और क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है वो दिखाया जाता है, ठीक है। ये बाकी जो यहाँ पर पेमेंट दिख रहा है ये थोड़ी ना दिखाया जाता है, वो तो हमारे पास अवेलेबल था क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग, लेकिन फिर भी हमें क्यों अकाउंट बनाना पड़ा, ताकि हम लोग क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस को निकाल पाए, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो उससे हम लोगों ने ये निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। तो ऐसे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कुछ देगा नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या अकाउंट बनाना चाहिए, उसका लॉजिक मैंने बता दिया। जिसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस दिखेगा तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमें अकाउंट खोल लेना चाहिए, सिवाय इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ अगर हम लोग नॉर्मली लिख के कर सकते हैं तो अकाउंट्स अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स बनाने में तो टाइम जाता है। जैसे ये वाला देखो, ये काफी बड़ा है, ठीक है, अभी तो होगा नहीं, ये काफी बड़ा है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इलास्ट्रेशन 9 और 10 चाहो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हो, एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करके देख सकते हो, जब हम करवाएंगे तो फिर समझने में और भी आसानी होगा। तो इलास्ट्रेशन 9 और 10 ये दोनों होमवर्क देते हैं आज, फिर इतना ही। Bye, ma'am.